प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। नवाज शरीफ साहब की वापसी ज़ेर बहस है। पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अयाज सादिक साहब ने 2 रोज़ पहले कहा, फिर उस पर मजीद डिस्कशन हुई। राना सनाउल्लाह साहब ने इसको इस अंदाज में कहा कि जैसे ही उनको इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी हो जाएगी वापस आ जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको बुनियाद बनाकर या ताहयात नाअहली को रीडिफाइन करने के लिए अदालत के पास जाएंगे और वो सवाल करेंगे कि ये जो नाअहली है ये ताहयात कैसे हो सकती है, इसकी मुद्दत होनी चाहिए और इसकी मुद्दत को डिफाइन किया जाए 62(1)(f) में ये तशरीह क्या होती है। तो मुख्तलिफ तरह से प्राइम मिनिस्टर ने इस पर हैरत का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा ये कैसे चहमगोइयां हो रही हैं कि कन्विक्टेड शख्स जो है वो दोबारा से चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाए पाकिस्तान का। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जा रहा है पार्टी के अंदर से कि जी अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार ना हुए तो फिर शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन ये बात ना शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं, ना नवाज शरीफ कह रहे हैं, ना मरियम साहबा कह रही हैं। बुनियादी तौर पर तो सवाल मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान है और यही दोनों फरीक और फिर जिसने फैसला करना है वो तीसरा फरीक, वो इस पर बात नहीं कर रहे, बाकी लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो क्या इसको मान लिया जाए कि पार्टी में फैसला हो गया है कि शहबाज शरीफ ही अगले उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं सियासी मंजरनामे को लेकर, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में सईद काजी साहब मौजूद होंगे, सीनियर तजज़्याकार हैं। उवैस तौहीद साहब मौजूद होंगे, आप भी सीनियर तजज़्याकार हैं। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा एतजाज़ एहसन साहब से। एतजाज़ एहसन साहब बहुत शुक्रिया सर। मुद्दत का तयन होना बाकी है कि ये नाअहली जो है ये कितने अरसे के लिए है? ये इस पे तयन तो होना चाहिए यकीनन, और नाअहली ताहयात जो है ये बज़ाहिर बाज़ियों नज़र में तो ये गलत ही लगती है। ये फैसला ये किस तरह एक शख्स को एक जुर्म या एक खता की बायस ताहयात उससे कोई हक ले लिया जाए नुमाइंदगी का, और वो अब किस तरह किस सूरत वो टेक्निकल बात है कि सुप्रीम कोर्ट बार की एप्लीकेशन पे करना चाहिए या नवाज शरीफ की अपनी एप्लीकेशन उसके में होनी चाहिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट बार को किसी साइल का नुमाइंदा बन जाने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार को भी कोई इसमें दिखाना चाहिए कि एक ज़्यादा इसमें लोगों की फंडामेंटल राइट्स और बुनियादी हकूक़ की इन्वॉल्वमेंट है। अगर एक ही केस लेके गए तो उससे ज़रा लगता है कि तरफदारी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट बार अपने आप को गैर जानिबदार अदारा कहला पाएगी। तो आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी एक शख्स का मुकदमा लड़ रही है? एतजाज़ एहसन साहब, महसूस ये होगा, कहा यही जाएगा, बिल्कुल ये कहा जाएगा। और ये कितना भी भून साहब जो ज़ीरक आदमी है, इलेक्टेड सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, कितना भी ये इसकी दिफा करते रहे, ये ज़रूर कहा जाएगा कि ये मियां नवाज शरीफ की जानिब से मोटिवेटेड एक पिटीशन है। सही है। अच्छा, अब एतजाज़ साहब मान लीजिए कि अगर ये मुद्दत का तयन हो जाता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो या कोई भी शख्स जो नाअहल हुआ है वो 5 साल के बाद दोबारा अहल हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के केस में उनके ऊपर मुकदमात भी हैं, वो एक केस में इश्तहारी भी हैं, उनकी अपीलें भी चल रही हैं, तो क्या आकर वो इन मुकदमात का सामना करेंगे? और या बैक वक्त ये हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म के इलेक्शन भी या कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हों, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हों और उनके मुकदमात भी साथ साथ चल रहे हों? नहीं, ये अगर तो कॉन्विक्ट हुए, अगर तो उनकी कन्विक्शन बरकरार रहती है दरी असना और इलेक्शन होते हैं, तो फिर तो वो नाअहल होंगे, फिर भी वो नहीं लड़ सकेंगे इलेक्शन और उसमें उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे, और फिर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट उस सूरत में नहीं हो सकेंगे। और अगर उनकी कन्विक्शन सारी जितनी भी उनकी हुई है इस वक्त, वो सारी मुस्तरद की जाती हैं, उनको अपसेट कर दिया जाता है और ख़त्म कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उनके मजाज होंगे इलेक्शन लड़ने के। या मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोई
एक आध केस चल रहा है, अपील चल रही है उनकी। एजाज साहब, आप क्या नवाज शरीफ को वापस आता हुआ देखते हैं अपने मुकदमात का सामना करने के लिए? जैसे कि पार्टी में कई लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है, कुछ सहाफ़ी भी दावा कर रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, मुकदमात का सामना करेंगे, और फिर इस पर दूसरी राय पीटीआई की तरफ से यह है कि वो वापस अगर आ भी रहे हैं तो खुद नहीं आ रहे हैं, उनको धकेला जा रहा है क्योंकि उनकी जो मुद्दत है, जो उनका वहां पर स्टे है, वो गैर कानूनी हो चुका है, तो उनकी वापस आना उनके लिए मजबूरी है। ये भी बात मेरी इत्तला के मुताबिक दुरुस्त है, और ये 21 नवंबर को इनकी मियाद जो थी, जो वीज़ा की थी, पहले वीज़ा की, वो ख़त्म हो चुकी है जी। उसी के बायस इन्होंने उसको बढ़ाने की और खातिर में जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के सामने केस पेश हो रहा है, उसमें कहा जाता है उसी की वजह से उन्होंने वो ये जो थी वो सारा वो शमीम, राना शमीम वाला बयान हल्फी, वो दिलवाने की कोशिश की, अपने पास रखा, लेकिन अभी तक किसी अदालत में पेश करने की उनको इतना जुर्रत नहीं पड़ी। जिस तरह बनी, जिस तरह के जिससे जाहिर होता है कि वो उन्होंने जो ऑडियो बनाया हुआ है उनका चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का, वो ऑडियो जाली है, और वो ऑडियो कट एंड पेस्ट करके जॉब की हुई है, जिसको कुछ टेलीविजन वालों ने अपनी ही कंप्यूटर्स पे साबित भी कर दिया है कि वो आवाज कहीं से लेके, किसी और तकरीर से लेके अल्फाज को जोड़ के और ये मतलब बना लिया है कि बीबी मरियम बीबी और नवाज शरीफ की जमानत ना होने पाए। तो वो वैसे भी अनहोनी सी बात लगती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी रजिस्ट्रार के हाथों किसी जज को, ऐसे जज को पैगाम दे रहा होगा जो जज उस बेंच पे बैठा भी नहीं, लेकिन राना शमीम की खातिर वो ये जरूर कर देगा ताकि नवाज शरीफ को उसका बड़ा फायदा हो जाए। तो अनहोनी सी बात लगती है, पर इस पे और ज्यादा मुश्किल इनके लिए ये होगी कि ये उस टेप को सही साबित कर सकें, जो टेप, ऑडियो टेप जिस पे ये रिलाई कर रहे हैं, वो लगता है सही है, वो कन्विंसिंग लगता है, लेकिन वो ऑडियो टेप तो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं है, जैसा बनाई गई। ऐसा लगता है कि खुद उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है जो मरियम साहबा या उनकी लीगल टीम है, वो उस पर ऑडियो पर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी उन्होंने नहीं बनाया। ये तो अभी जुबानी बातें चल रही हैं। वो कभी नहीं, वो उन्होंने देखे जो एक डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया भी, तो वो भी गलत साबित हुआ, जैसा कुलिब्री फॉन्ट वाला था लेटर, या वो खत था, वो कतरी प्रिंस वाला, वो खतूत इन्होंने जमा कराए, और दोनों पे खतूत पे बहुत सारे शुबात हैं कि वो जाली हैं, और उन पे एक अलग बहस है। पर उसकी तरह ही इन्होंने फिर जो मलिक अरशद, जज अरशद की जो वीडियो टेप दिखाई, वो इनको चाहिए था कि ये फौरन अदालत में पेश करते, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देते, हाई कोर्ट में पेश कर देते, और उनको कहते कि जी ये तो साफ नजर आ गया है कि और उन्हें बरी करें। लेकिन 2 साल गुजर गए, वो किसी अदालत में पेश नहीं की, हालांकि मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये अगर पेश करेंगे तो इनको बड़ी जल्दी रिलीफ मिल सकती है, लेकिन वो भी लगता है कि उसमें भी कोई जोड़ तोड़ किया। एक सवाल सर मैं आपसे और करना चाहता हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ता हूं। मैं एक सवाल आपसे और है, और वो सियासी नौयत का सवाल है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोगों ये ऐलान कर रहे हैं कि जी पार्टी के वज़ीर आज़म अगले के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे, तो आपका इस पर सियासी तबसरा क्या है? ये फैसला कहीं पर आपके ख्याल में हो गया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और मरियम साहबा नहीं होंगी, ये तय पा गया होगा आपके ख्याल में? नहीं, शहबाज शरीफ को अब उन्होंने पवेलियन में पैड और बैट बना के बिठा दिया है, जिससे नजर आए कि नेक्स्ट बैट्समैन है। वो इससे चाहते हैं कि वो उनको राजी करें, जो इनके बारे, जिनके नाम ले लेके, यानी जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको राजी करने का एक तरीका है कि शहबाज शरीफ को आगे कर दे। पर मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को उस तरह की उसको भी गुंजाइश कभी नहीं देंगे मियां नवाज शरीफ साहब। जब मरियम की मतलब है तवक्को हो कि मरियम भी वजीर आजम, अगर इनको
बहुत से अगर लगा के इनको मौका मिलता है एक दफा और वजारत उज़्मा और हुकूमत बनाने का, जिसके मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो एनालिसिस में हम अगर जाएं तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मिलता है तो वो मरियम की बजाय शहबाज शरीफ को दे दें, ये मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। शहबाज शरीफ इस में वो आपने देखा सुना होगा, और ये जिम कॉर्बेट वगैरह मशहूर शेर के शिकारी जो होते थे, वो दरख्त पे मचान बना के चढ़ जाते थे रात शाम को, और एक गाय का बछड़ा वो नीचे बांध लेते थे दरख्त के, ताकि वो चीता या शेर आए और वो उसके लिए आए। वो शहबाज शरीफ अब वो गाय का बछड़ा है और के जी बड़ा ये तो बेज़रर सा है, ये हम कुर्बानी के तौर पे इसको पेश कर रहे हैं, पर मरियम से कोई नहीं ले सकता ये हक। अगर ये हक पीएमएल नवाज को मिलना है, अगर मिलना है तो कोई नहीं ले सकता। मगर मरियम का उम्मीदवार होना भी बहुत सारे अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके केसेस चल रहे हैं। अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी होती हैं तो फिर उनकी सजा खत्म होती है, तो फिर वो अहल होंगी। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। शुक्रिया एतजाज हसन साहब। उवैस सईद साहब, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि क्या वो सेहतियाब हो गए हैं, क्या उनके ऑपरेशन हो गए हैं जिसकी वजह से वो वतन छोड़ के गए थे। पूरा एक पूरा बयानिया बना था कि बस मियां साहब की तबीयत जो है बहुत खराब है, तो अभी तक तो ये नहीं पता चला कि वहाँ पे कितने ऑपरेशन हुए हैं, क्या वो वाकई में सेहतियाब हो गए हैं, जो यार साजिद साहब ने एक बयान दागा है। उसके बाद मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में आपको बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब बगैर एश्योरेंस के, बगैर उसके वापस आएंगे। और अगर उन्हें ये होता तो फिर जाते ही नहीं। जेल में जाने से नवाज शरीफ साहब डरते हैं, जो मेरा अंदाजा है। और मैंने उनका 99 के अंदर जब मुशर्रफ साहब का coup हुआ था और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, तो मैं बहुत ही बारीबीनी से उनका पूरा केस मैंने कवर किया था। वो लाडी जेल में भी बहुत तकलीफ में वो महसूस करते थे। तो ये वो वाला नहीं है नवाज शरीफ साहब। ठीक है, तबीयत खराब होगी, लेकिन जिस नौयत की तबीयत खराब थी वो हमें उसका अंदाजा नहीं हुआ उनकी एक्टिविटीज से लंदन में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है असद कि ये फिलर छोड़ा है, और नवाज शरीफ साहब के वापसी आने का बयान और उधर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुबैना तौर पे डील की ऑफर, और फिर उनका मुसरत करना, जो साल से दिहाइयों से सिर्फ फार्मूलों पे ही काम करते रहे हैं जरदारी साहब। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पे तो यकीन नहीं रखते, वो तो मैनेज करते हैं पूरी जो पॉलिटिक्स है उसको, और बैकडोर उसमें बिलीव करते हैं सियासत पे। तो जरदारी साहब का बयान और इधर नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बयान, मैं समझता हूं कि ये बौखलाने के लिए जो एक क्रैक आया है, एक डेंट आया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिकस्त के बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की, उसको मजीद दीवार से लगाने के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़े सियासी बयान दागे हैं, और अपनी पार्टी के रैंक्स एंड फाइल में ये यकीन दहानी कराइए कि बस अब डील हुई और अब नवाज शरीफ साहब वापस आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा स्पेस देख रही है अपोजिशन की बड़ी जमातें, जो बड़ी तबाही के शिकार। डील का तासुर देने की कोशिश हो रही है आपके ख्याल में? जी, डील का तासुर देने की कोशिश हो रही है आपके ख्याल में? जी, मुझे ऐसा लगता है कि डील के और अपने रैंक्स एंड फाइल्स को भी इंटैक्ट रख रहे हैं, तो वो इधर उधर ना जाए। हमें पता है कि नून लीग के अंदर क़यादत का क्राइसिस है, ग्रुपिंग्स हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं, और वो लीडरान बरमला उसका इजहार करते हैं। इसी तरह जरदारी साहब भी चाहते हैं कि वो गेम के अंदर रहे, और गेम जो खुला है, जो मैदान खुला है, वो खुला है नवंबर के बाद जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ तकरीरी पे, कि उसके बाद अपोजिशन की जमातें समझती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान कहीं एक फासला पड़ा है। अब ये मुझे लगता है कि इनकी जो परसेप्शन है वो एग्जरेटेड है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत फासले हो गए या बहुत दरार हो गई। हाँ, साहब को बिल्कुल एतमाद को एक ठेस पहुंची है। उसके बाद दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो तहरीक इंसाफ के लिए अपनी जमात के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपिंग
को काबू करना, टूट फूट को काबू रखना, गवर्नेंस और महंगाई के मामला को काबू में लाना एक बहुत बड़े, मेरे ख्याल में एक हेरोक्लिन टास्क आ गया है इमरान खान साहब के सामने। इसी वजह से अपोजिशन की जमातें जो है सही है। ये जो तासुर आप कह रहे हैं कि दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि तासुर दिया जा रहा है डील का, हमारे मामला ठीक हो गए हैं, ये जो तासुर दिया जा रहा है, इस तासुर को मजीद तकवीत दी आज साद रफीक साहब ने, सईद कारी साहब, उन्होंने गुफ्तगू में कहा, उन्होंने कहा आपको हुकूमत मिल रही है, कारकुनों से खिताब करते हुए और जो बाकी पार्टी के लोग बैठे हुए थे, आपको हर सूरत हुकूमत मिल रही है। और वो आगे का एजेंडा बता रहे हैं कि हमें हुकूमत मिल रही है और हम जो है वो बदले नहीं लेंगे, हम कैसे हुकूमत करेंगे, किस किस को लेकर आएंगे, किसको साथ चलेंगे, इस तरह की आज गुफ्तगू कर रहे थे साद रफीक साहब। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में इस रियासत की क्यों नहीं ला दी इन लोगों ने? मिसाके जमहूरियत आज भी उसकी जरूरत है। पीपल्स पार्टी की भी रीबर्थ होनी चाहिए पंजाब में, पर इस तरह नहीं जिस तरह की जा रही है। N133 वाला मॉडल नहीं चलेगा, निशात कॉलोनी वाला मॉडल नहीं चलेगा। आए कारकर्दगी की बुनियाद पे मुकाबला करें। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी और आप देखेंगे आप आगे आगे होंगे, हुकूमत आपके पीछे होगी। लेकिन जब आपको हुकूमत मिले फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। सईद कारी साहब, क्या मकसद है इस गुफ्तगू का? आपको हुकूमत मिल रही है, उसकी स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए, किसी से बदले मत लें, आइन और कानून के मुताबिक आगे चलें, हर सूरत आपको हुकूमत मिल रही है, ये तासुर ही दिया जा रहा है कि चीजें तय पा रही हैं? पहले तो मैं थोड़ा सा एतजाज हसन साहब की एक फिक्र कर दूं कि उन्होंने कहा कि तौबा के दरवाजे खुले रहने चाहिए। बड़ा कम्प्रीहेंसिव उन्होंने एनालिसिस किया। एक तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये जो तौबा का दरवाजा है, इसकी चाबी जिस चीज से बनती है उसका मुझे भी पता है और आपको भी पता है। और ये तौबा का दरवाजा सिर्फ मियां साहब के लिए खुलता है। इसी चाबी से जो है वो बार काउंसलरों का दरवाजा खुलता है, बार साफी इदारों का भी दरवाजा खुलता है। तो ये एक तो बात ये है कि ये इसको हम क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चाबी किस चीज की बनी हुई है, ये आपको भी पता है और मुझको भी पता है। अब असल कहानी क्या है? असल कहानी की तरफ आते हैं, बाकी बातें छोड़ें कि हम आ रहे हैं पावर में आ रहे हैं। बात यह है कि इनका एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ एक मुतालबा है कि आप गैर जानबदार हो जाएं। इसका मतलब क्या? बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब यह है कि जब हम मलिक अरशद से मामला करें तो आप बीच में ना आए, हम जो है सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट को मैनेज कर लेंगे, बस आप वहां नहीं होने चाहिए। जिस तरह एक दफा आपने दो जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बंदे बीच में डाल दिए थे, वरना तो ये केस हो ही नहीं सकता था कि ये बातें सामने ही ना आती। तो आप गैर जानबदार हो जाएं, इसका मतलब ये है हम सारा मैनेज कर लेंगे, मलिक कयूम साहब भी हम हमारे पास आ जाएंगे, बाकी सारे लोग आ जाएंगे। अब एक तो मैं आपको ये बता दूं, दूसरी बात बिल्कुल ये ठीक बात है कि वो यही कह रहे हैं कि ये उनके जो रैंक एंड फाइल हैं, क्योंकि किसी नजरियात पे तो इकट्ठे नहीं है, मफादात पे इकट्ठे हैं, तो इनको इकट्ठा रखने के लिए इन्हें हुकूमत की जो एक है ना वो जो मीठा वो दिखाना पड़ता है कि आ रहा है ये मीठा आ रहा है, फिक्र न करो, अभी माल बनेगा। तो एक तो ये इसकी एक वजह। दूसरी बात ये कि ये क्या चाहते हैं कि जो एक बीच में बफर है, देखें ना, बफर खत्म हो जाए, इमरान खान भी खत्म हो जाए, रियासती इदारे भी इनको रास्ता दे दें और ये डायरेक्ट फिर जो है मुख्तदार इदारों पर हमला कर सकें। तो ये बफर बीच में जो है वो इतनी सादा है हमारी मुख्तदार इदारे के दरमियान में से उनको हटा देंगे। बात ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जनाब मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ये तीन दफा के वजीर आजम बन चुके हैं, ये बिल्कुल नवाज शरीफ साहब बन चुके हैं। डू यू थिंक ऐसे लोग, मतलब मरियम साहबा की जो एक बॉडी लैंग्वेज है, जो वो गुफ्तगू करती हैं, खामोश हो जाती हैं, जब बाहर आती हैं, आपका क्या ख्याल है यहां पे अगर आपने एक CSS के बंदे को नौकरी देनी हो ना, तो उसकी 5 इंटेलिजेंस रिपोर्टें बनती हैं कि बंदा कौन है, क्या है ये। डू यू थिंक इट इज सच ये कोई घरेलू मामला है कि बस आ जा भाई तुम्हें हम कर लेंगे? मामला ये है कि ये ठीक बात है कि वहां ये इलेक्शन हार सकते हैं। इलेक्शन हारने के बाद ये माफिया तरले भी कर चुके हैं। इमरान खान के फेलियर्स अपनी जगह पे हैं। और क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान के फेलियर्स ऑटोमेटिकली, जो हमने इमरान खान के फेलियर का हल निकाला है उस मैशी अजाब से हमें जरदारी साहब या जो है शहबाज शरीफ साहब निकालेंगे? दे आर हैंड इन ग्लव एज फार एज दिस सिस्टम इज कंसर्न। तो मामला यह है कि दो बातें अहम है। एक बात यह कि जनाब हमारे रैंक एंड फाइल हमारे साथ रहे, नंबर 1। नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट से ये जो राब्ते और जिस जरिए से कुछ रिश्तेदारों के जरिए कर रहे हैं, उसमें सिर्फ ये कहते हैं कि जब हम एक हक पर मबनी बगैर पैसों के, बगैर रिश्वत के डील करें किसी इदारे से, तो आप बीच में ना आए।
और नंबर 3 ये कि आर केपेबल साहब, और नंबर 3 ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने और कुछ और लोगों ने और मरियम साहबा ने भी इसी नौयत की एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अगर आज इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई जाए तो वो आज वापस आ जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी वो किससे चाहते हैं और इससे क्या मुराद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। वैसे साहब, ये इमरान खान साहब इस वक्त किस किस नौयत का दबाव महसूस कर रहे हैं? इलेक्शन हारने का दबाव, कारकर्दगी का दबाव, और क्या साथ साथ ये दबाव भी वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के लिए रास्ता निकाला जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ अपने घर के अंदर मसला हो, इफ ऑल इज नॉट वेल इन योर ओन हाउस, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा को वो इंटरनेशनली भी और कौमी तो मुल्की तौर पर भी उन्होंने एक रोल मॉडल बनाया हुआ था। एक तरह से जिस तरह कहते हैं ना, मॉडल बना के रखते हैं कि जी देखिए वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म भी हो गई, वहाँ पे लोकल बॉडीज भी हो गई, वहाँ पे हमने किस तरह बिलियन ट्रीज भी लगा दिए, सो ऑन सो फोर्थ। 8, 8.5, 9 साल तक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ की झोली में वोट डालते रहे। बिल आखिर ये जो फासला है, चाहे अभी एक आर्जी आपको नजर आ रहा है, लेकिन लगता ये है कि डेंट पड़ चुका है। जिस तरह शाह फरमान साहब को हटाया गया है, वापस परवेज खट्टर साहब को लेकर आया गया है कि सदर वो खैबर पख्तूनख्वा क्यों, उन्होंने 2013-2018 के मैनेज किए थे, पूरा सुपरवाइज किया था, लेकिन पुराने खिलाड़ी हैं सियासी, उनको वापस लाए इस उम्मीद पे कि सेकंड फेज में। लेकिन सेकंड फेज मुझे लगता है कि मुश्किल इस तरह से लगेगा तहरीक इंसाफ को, क्योंकि मासेरा है, हजारा बेल्ट है, कोहिस्तान है, ये ट्रेडिशनली जो है वो जेयूआई और सही है, मालाकंड है, वहाँ पीपल्स पार्टी अपने ऑप्शंस देख रही है, दीर में जमात इस्लामी अपने ऑप्शंस देख रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन पंजाब सबसे ज्यादा, सईद काजी साहब, पंजाब तो और भी ज्यादा टफ होगा शायद, क्योंकि यहाँ की ऑपोजिशन वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की ऑपोजिशन से भी ज्यादा स्ट्रांग समझी जाती है। तो आप पंजाब को किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा चैलेंज है ये लोकल बॉडीज इलेक्शन पीटीआई के लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें एक तरफ तो दो बातें हैं। एक तरफ तो आपके तकरीबन तमाम इदारे पिछले 25-30 साल से कंप्रोमाइज्ड हैं। यहाँ पर जो है, हम नहीं कहते, ये खुद कहते हैं, और जो रिगिंग जो है उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है। और उसमें फिर दूसरी बात यह है, क्योंकि एक लार्जर पॉपुलेशन जो है वो जब पार्टिसिपेट ना करती हो, जिस तरह आपका कैंट का इलेक्शन था, 18% वोट पड़ते हैं। जब 18% वोट पड़े हों और लोग जो है वो नाला हों, दूर हों आपसे, इलेक्ट्रल प्रोसेस से दूर हों, डीपोलिटिसाइज हो जाएं, तो उस वक्त इलेक्शन को मैनेज करना और रिग करना टू इन द फेवर ऑफ द रिच एंड माइटी वो बड़ा आसान होता है। और फिर हम ये जानते हैं कि यहाँ ये अंदर दूर तक घुसे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हमारे सरकारी हमायदीन कहते रहे हैं वो भी आपने सुना हुआ है। हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो शफाफियत है उसको आपको पता है, रात को किसके दरवाजे पर ये बैठे होते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। इमरान खान साहब जो इस सिस्टम के अंदर रह के इसको ठीक करना चाहते थे, उसका उन्होंने वो उधर हाल देख लिया। मगर एक बात आप ज़हन में रखें, वो बात ये है कि ये जिस तरह से समझा जा रहा है ना कि एक रेड कारपेट उतरेगा, जो पीआईए का जहाज जब रुकेगा तो वहां से सीधा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्योंकि बात यह है कि जो इस वक्त जिस तरह मैं कहता हूं कि आमलेट का अंडा बना हुआ है और इख्तिदार और ये तबाह कर दिया है, उसने कर दिया, अब हम आके ठीक करेंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये खुद नहीं इख्तिदार लेना चाहते। ये खुद अगर इन्हें कहा जाए कि यार आप आ जाए, मैं आपको कोट कर रहा हूं, एक अहम शख्सियत, में नाम नहीं उसका लेता, अपोजिशन की, उन्होंने कहा हम तो 3 महीनों में हमारे साथ वो हो जाएगा जो 3.5 सालों में इमरान खान के साथ इस निजाम में हुआ है। क्योंकि 2020 के रिसेशन के बाद जो मईशत की स्लाइड है वो बड़ी तेज है और दिनों में आपको इमरान खान भूल जाएगा अगले 6 महीने में, अगर आज हुकूमत से खान साहब बैठ जाते हैं तो। सही है। तो इसलिए बहुत बड़े इश्यूज हैं। इक़्तिदार लेने से डर रही नहीं डर रही है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे। ओवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया, सईद काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बताइए। आप सभी लोग कहते हैं कि वो मुनासिब वक्त पर वापस आएंगे, उन्होंने आना है, उन्होंने वापस आकर इलेक्शन लड़ना है या सियासत करनी है पाकिस्तान में, अपने मुकदमात को डिफेंड करना है। लेकिन अयाज सादिक साहब ने जो कहा कि 20 को मैं जाऊंगा और मैं उनको साथ लेकर आऊंगा, आपको ये प्रैक्टिकल लग रहा है कि अयाज सादिक साहब जाएंगे और उनको साथ लेकर आ जाएंगे? यानी इस हद तक चीजें डिसाइड हो गई हैं?
बहरहाल अय्याज सादिक साहब बड़े सीनियर साथी हैं और हमारे फॉर्मर स्पीकर हैं। मैं उनकी बात को जुटला तो नहीं सकता। उन्होंने जो कहा है उसकी मैं समझता हूँ कि वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को और पार्टी ने भी कमोबेश मियाँ साहब को, जब उन्होंने आज से कोई साल पहले ये मालूम हो रहा था कि वो इरादा रखते हैं कि वो अगर उनका इलाज डिले हो रहा है तो वो वापस आ जाएं, तो पार्टी ने भी कमोबेश इसी तरह की बात की थी कि जब तक इस बात को इंश्योर न कर लिया जाए कि उनकी सेहत जो है वो ठीक है और उनका जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर्स उसकी इजाज़त दे रहे हैं, और दूसरा ये है कि उन्हें यहाँ आके इंसाफ मिलेगा, तो उस वक्त तक उनको नहीं आना चाहिए। राणा साहब, ये दूसरी बात जो आप करते हैं, या आज के अखबारात में आपका बयान भी छपा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को जब इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी होगी तो वो आएंगे। ये यकीन दहानी आप किससे चाहते हैं कि उनको इंसाफ फराहम होगा? हम किसी से यकीन दहानी नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें खुद यकीन हो कि हमारे मामलात जहाँ पे ज़ेरे समात हैं वहाँ पे हालात ऐसे हैं जो कि पहले से बहुत बेहतर हैं। जब बाबा रहमते साहब थे तो उस वक्त मामलात जो है वो बगाड़ का शिकार हुए, और अब तो वो हर चीज़ जो है वो पूरी तरह से ओपन है, लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ और किस तरह से हुआ। अब हालात कदरे बेहतर हैं, लेकिन जब हमारी अपनी तसल्ली होगी, हमें अपना यकीन होगा कि अब हालात जो हैं वो उस तरह से हमारे अगेंस्ट और उस तरह से साजिश जो है वो उस लेवल पे नहीं है, तो उस वक्त जो है वो उनको आना चाहिए। उसकी वजह ये है जी कि इस वक्त मियाँ साहब जो है वहाँ पे बैठ के न सिर्फ अपना इलाज करवा रहे हैं, वो भरपूर तरीके से पार्टी को जो है वो अपनी रहनुमाई दे रहे हैं। मुझे एक सूबे के या बड़े सूबे के सदर के तौर पे जब ज़रूरत होती है तो मैं उनसे 10 मिनट बात करनी चाहूँ, मैं उनसे 2.5 घंटे की मीटिंग करनी चाहूँ तो वो वीडियो लिंक पे अवेलेबल होते हैं। और दूसरी सूरत में तो फिर 15 दिन जो है वो पहले इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जहाँ पे वहाँ पे जाके लाइन पे लगना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि वो इसलिए बाहर मौजूद है कि वो पार्टी को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला पा रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे वापस? यानी एक रीज़न ये भी है। मेरी ज़ाती राय जो है वो ये है कि इस वक्त वो बहुत मौसर अंदाज से जो है वो पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन इन सारी बातों में मेरी राय हो या सादिक साहब की ख्वाहिश हो, फैसला तो आखिरी जो है वो मियां नवाज शरीफ ने करना है। सही है राणा साहब, आपकी एक राय है, आ सकते हैं जी। एक राय पीटीआई ने भी दी है, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो वापस वो नहीं आ रहे, बल्कि उनको मजबूरन उनका वीजा एक्सटेंड ना होने की वजह से आना पड़ रहा है। एक तो मैं चाहूंगा इस पर अपनी राय दें। दूसरा, एहसन भोन साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि हयात नाअहली को आप डिफाइन करें, 62(1)(f) को डिफाइन करें, तो आप यानी PMLN ये वकला के जरिए से पिटीशन क्यों करा रही है, खुद क्यों नहीं लेकर जाती? एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, ब्रेक के बाद। दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, शहबाज गिल साहब ने आज वजाहत दी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी अगर ज़ेरे बहस है तो वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो यहाँ पर आकर सियासत करना चाहते हैं या वो मुल्क की मोहब्बत में आ रहे हैं, बल्कि वो तो इसलिए आ रहे हैं कि उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, उनकी मुद्दत जो है वो वीज़े की उसमें एक्सटेंशन नहीं मिल रही उनको। उन्होंने कहा कि सुन लीजिए, इसका जवाब दीजिएगा।
अल्लाह की शान, जिस मुल्क में इस मुल्क के गरीब को लूट के जाके अपार्टमेंट खरीदे, उस मुल्क ने वीजा एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया। तो वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अब जब पता चला कि वहां से वापस आना है तो अब नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। अब वो जो इनकलाबी नवाज शरीफ था, जिसने एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करनी थी, वोट को इज्जत दिलवानी थी, अब हमें नई बात बताई जा रही है कि नहीं, अब वो इनकलाब का बुखार उतर गया है। अब नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और उस डील के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं और वापस आकर वो अदालत में एक पिटीशन डाली जाएगी जिससे उनकी जो नाअहली है वो अहली में बदल जाएगी और नवाज शरीफ अगला इलेक्शन लड़ेंगे। जिस इमरान खान के साथ सुबह से शाम तक मैं होता हूं, वो गर्दन कटवा देगा, इन चोरों को एनआरओ नहीं देगा। क्या ऐसा होने जा रहा है राणा साहब? आप मुझे ये बताएं कि ये गुफ्तगू जो इन्होंने की है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो रही है और अब हमें बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से डील के बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ये बात किसने की है? अय्याज सादिक साहब ने की है, मैंने की है, या मेरी पार्टी के किसी और आदमी ने की है? ये तो बात कल इमरान खान ने की है। अपना जो वो गाली गलोच ब्रिगेड कल उसने बनाया हुआ था, उस गाली गलोच ब्रिगेड को उसने अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि सुना है और कोई इस किस्म की बात हो रही है कि जी डील हो रही है और डील करके वो वापस आ रहे हैं और यहाँ पे उनको जो उनकी नाहली है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? साहब, एक तज्जिया ये तो हो नहीं सकता। ये उसके बाद तज्जिया आया जब मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पार्टी में राणा साहब, जब मुख्तलिफ लोगों ने ये राय दी कि शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के, ये ऐलान खुद जो है वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया या मरियम या शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं कहा, तो इससे एक तज्जिया ये भी उभरा कि शायद यही तासुर देने की कोशिश की है शहबाज शरीफ का नाम लेकर कि शहबाज शरीफ मामला को तय कर रहे हैं या तय हो रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। तो इससे यह तासुर शायद दिया गया और पीटीआई ने भी लिया और तज्जियाकारों ने भी लिया। देखिए, ये तसर जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब में कोई किसी मामले में कोई फ़र्क है, ये तो तसर देते 30 साल हो गए हैं। ये तसर तो आज तक जो है वो सही साबित हुआ नहीं है। जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, कोई झगड़ा नहीं है PMLN में कि उसका लीडर कौन है या उसका वज़ीर आज़म कौन है, वो बिलाशुबा मियाँ नवाज शरीफ है जी। और ये राणा साहब, ये कहां तय पाया है कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, वो कैसे हो सकता है? इंशाअल्लाह ताला ये मेरी बात आप नोट कर लें, ऐसे ही होगा। राणा साहब, ये कहां तय पाया है कि नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन नहीं लड़ पाते तो फिर शहबाज शरीफ के उम्मीदवार होंगे? ये तय पा गया है ऑफिशियली? देखें, जो इसने कल गुफ्तगू की है और जिस तरह से जिस तकलीफ़ का इजहार किया है कि जी वो कैसे बन सकते हैं चौथी मरतबा, वो कैसे जो है वो उनको इजाज़त मिल सकती है, ये ऐसे मिल सकती है आइन अमेंड हो सकता है, ये जो लाइफ बैन है ये ख़त्म हो सकता है और ये ख़त्म होगा। अब मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ही जो है वो PMLN के वो लीडर हैं। ये आइन को अमेंड कौन करेगा सर इस मौजूदा हुकूमत के होते हुए? वो वज़ीर आज़म बनेंगे। चले, जो मौजूदा हुकूमत के होते हुए नहीं तो फिर जो नेक्स्ट असम्बली आएगी तो उसमें तो इंशाअल्लाह ताला जो हालात बता रहे हैं वो भरपूर अक्सरियत होगी और जब तक उसमें जब अगली हुकूमत आपकी आएगी और उसमें आइन अमेंड होगा तो आइन अमेंड होने तक आपका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, ये तय पा गया है? वो कोई केयर टेकर कोई आ जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे जो है वो एक्सपीरियंस्ड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ठीक, राणा साहब, ये एहसन भून साहब के जरिए या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जरिए आप एप्लीकेशन क्यों डलवा रहे हैं? खुद आप अदालत के पास क्यों नहीं जाते कि 62(1)? जी बिल्कुल, हम नहीं डलवा रहे, ये अपने तौर पर कर रहे हैं। हम जो है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एहसन भून साहब हमारे भाई हैं और वो एक बहुत ही ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं। वो किसी के कहने पे ये काम नहीं करते हैं, बिल्कुल हमने उनको नहीं कहा, उन्होंने खुद इस बात को मुनासिब समझा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।